हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू शिक्षक आईएएस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये चैनल जो है बेसिकली आपके सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन एंड फॉर कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कराता है। जैसा कि हम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया की, जो कि बुक का नाम है स्पेक्ट्रम। और हर दिन हम उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल रहे हैं, जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए, दैट इज़ KAS एग्ज़ाम, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस बुक को रेफ़र करना बहुत ज़रूरी है किसी भी पेपर के लिए, चाहे वो GS जिसमें भी इन्वॉल्व हो, जनरल साइंस जिसमें भी इन्वॉल्व हो, मॉडर्न इंडिया जिसमें भी इन्वॉल्व हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग हर दिन पढ़ रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके थे अभी तक, सिविल डिसोबीडियंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पार कर चुके हैं अभी तक। ठीक है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ गांधी इरविन पैक्ट। अब देखिए, इरविन कौन था? इरविन लॉर्ड वाइसरॉय थे उस टाइम के। ठीक है। तो अब क्या था कि बेसिकली यहाँ पर गांधी जी के अपने थॉट्स थे जो उन्होंने 11 डिमांड्स रखे थे, ठीक है, इरविन को बताने के लिए। तो जो डिमांड्स रखे थे वो 11 डिमांड्स हम लोग देखते हैं। ये याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा 1931। क्वेश्चन आपसे टाइमलाइन में पूछा जा सकता है, और मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि टाइमलाइन के क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं अनटिल एंड अनलेस आप उसमें गेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ईयर नहीं पता है। हाँ, थोड़ा सा आप इंटेलिजेंट गेस मार सकते हो अगर आपको थोड़ा सा टाइमलाइन याद है कि 1928 के आसपास तो यार HRA बना था, हिंदुस्तान रिपब्लिक, है ना। और उससे पहले जो था चल रहा था खिलाफत मूवमेंट वगैरह हुआ था, क्योंकि इसके बाद जाकर के आपके भगत सिंह वगैरह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह आए थे, है ना। तो चलिए इस चीज़ को याद रखिएगा, 1931 है। अब गांधी के 11 डिमांड्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इसका डिमांड था इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। देखिए, जिन्होंने वायलेंस किया है उनको लेकर के एडवोकेट नहीं किया गांधी जी ने। उन्होंने बोला कि जिन्होंने पॉलिटिकल, मतलब जो नॉन वायलेंट थे, ठीक है, जो बस आंदोलन कर रहे थे कि ब्रिटिश इंडिया बाहर जाए, ब्रिटिशर्स गो बैक, ब्रिटिशर्स गो बैक, उनका मतलब ये था। रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, अभी तक जितने फाइन्स आपने नहीं कलेक्ट किए हैं, ठीक है, और जिन पे लगा रखे हैं, आप उन सबको कैंसिल करिए, उस ऑर्डर को कैंसिल करिए आप। ठीक है। उसके बाद है रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टीज़। अब जैसे कि थर्ड पार्टीज़ मतलब ये होता है कि ज़मींदार्स वगैरह हैं, ठीक है। ये होता था ना पहले कि जिन्होंने रेंट पे नहीं किया तो भाई उनकी ज़मीन जो है वो गिरवी रख करके ब्रिटिशर्स ये बोलते थे कि भाई जो भी खरीदना चाहता है इसको खरीद ले। तो इन्होंने कहा कि भाई लैंड जो है अभी तक जो नहीं बेचे हैं आप लोगों ने या सेल आउट नहीं किए, वो वापस पीजेंट्स को कर दिया जाए। लीनियंट ट्रीटमेंट टू दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैड रिजाइंड, जिन्होंने कुछ टाइम के लिए रिज़ाइन कर दिया था, जो गवर्नमेंट सर्विस में थे, जैसे कि आपका ICS हो गया, इंडियन सिविल सर्विस जो हो गया, या उसके अलावा जो भी थे, मशीनरी थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था आपका ब्रिटिशर्स का, जो भी थे उनमें। तो उन लोगों के साथ जब अब वो दोबारा मतलब अगर ज्वाइन करना भी चाहें तो आप लीनियंट रहेंगे, आप स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं अप्लाई करेंगे। राइट टू मेक सॉल्ट, नमक देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत सस्ती और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी खाने के लिए। और आप जानते हैं कि फेमाइन कितना ज़्यादा इंडिया में आया था उस टाइम पर, और एक नमक बहुत ऐसी चीज़ थी जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खाने में। और दूसरी बात अब ये है कि इनसे एक साइंस का क्वेश्चन भी आता है कि आयोडीन होता है ना बेसिकली आपके नमक में, अगर लैक ऑफ आयोडीन और डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कौन सा डिसीज़ करता है, ठीक है। बहुत आप में से मैं चाहता हूँ कि समझें इस चीज़ को, अगर नहीं पता है तो यार पढ़िएगा, थोड़ा सा साइंस आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। दैट इज़ ग्वाइटर, GOITRE। ग्वाइटर डिसीज हैपन्स विद द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अब वो भी साफ़ नमक। अब इस पे एक और बता दो, तो जो अभी नमक हम लोग खाते हैं घर पर, जैसे कि टाटा सॉल्ट हो गया, वो बिल्कुल भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आई मीन उसमें अगर आप उसकी कंपोजिशंस देखेंगे तो उसमें वो मिनरल्स नहीं हैं जो कि एक बॉडी के लिए काफ़ी होते हैं, और एग्जैक्ट अमाउंट में जो विटामिन्स होते हैं या जो मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो टाटा सॉल्ट में आप देखेंगे उसकी कंपोजिशन में, तो वो सही नहीं है। ना तो शुगर जो हम लोग खाते हैं, और ना ही दिस टाटा सॉल्ट। तो इससे ज़्यादा बेहतर कौन सा, तो रॉक सॉल्ट आप लीजिए। रॉक सॉल्ट में पर्टिकुलर सही मिनरल्स होते हैं, एकदम एकदम अप्रोप्रिएट, मतलब प्रोपोजिशन में होते हैं बिल्कुल, ठीक है, जितना होना चाहिए। चलिए, तो भाई सॉल्ट तो था एक, ये वैसे भी एक सिंबलिज्म था कि ये हम रूल तोड़ सकते हैं क्योंकि ये तो हमारे कंट्री की चीज़ है और इस पर तो किसी का हक नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट टू पीसफुल नॉन अग्रेसिव पिकेटिंग, मतलब कि आप हमें आज़ादी दें कि हम लोग नॉन वायलेंट तरीके से नारेबाजी करें, आंदोलन करें, ठीक है, अग्रेसिव, नॉन अग्रेसिव होकर के। विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेज, जो भी ऑर्डिनेंसेज क्या होता है, ऑर्डिनेंसेज आपका होता है कि जब सत्र नहीं है साथ में, जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा जो आपका है सत्र नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पर आपका जो गवर्नर एक ऑर्डिनेंस पास कर देता है ना।
ऑर्डिनेंस इज़ लाइक कि लॉ ही होता है, एक तरीके से बिल ही होता है, लॉ ही होता है, लेकिन वो फॉर द टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे ही सत्र दोबारा बैठता है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। तो एक टेम्प्रेरी टाइम के लिए एक लॉ बना दिया गया, ठीक है। तो जितने ही बनाए गए थे उसे हटा दिया जाए। चलिए, अब ये 7 जो बोले गए थे ये, ठीक है, उसके बाद 2 डिमांड्स गांधी जी ने इनकी मतलब मना कर दिया। इन सब में तो ठीक था, मान गए वो लोग, लॉर्ड इरविन मान गया, लेकिन 2 में था, वो था पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस एंड कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस। देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक मिथ हम लोगों के बीच में है कि गांधी कुड हैव सेव्ड भगत सिंह। देखिए, अपने दिमाग से ये चीज़ें बाहर निकाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इफ़ आई टेल यू द ट्रुथ, गांधी जी ने एंड तक बहुत प्रयास किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कि भगत सिंह को फांसी ना मिले। उन्होंने न जाने कितने लेटर्स लिखे, कितने सारे जर्नल्स में उन्होंने मेंशन किया, कितने ऑफिसों के चक्कर काटे उन्होंने सिर्फ इस चीज़ को लेकर के कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी ना हो सके, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपको ये सुनने में आता है कि गांधी जी ने नहीं कुछ किया था, इनके लिए एफर्ट्स नहीं डाले थे, तो नहीं, ये गलत है। इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि उन्होंने कितने लेटर्स डाले थे। दूसरी बात ये कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी होने वाली थी उससे ठीक एक दिन पहले ही हो गया था, एक दिन पहले ही कर दिया गया था कम्यूटेशन, जो था ना कैपिटल पनिशमेंट। अब पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस में मना कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह थे उन्हें भी ख़त्म कर दिया गया था, मतलब माना नहीं था, वाइसरॉय ने नहीं माना था उस चीज़ को। तो दूसरी बात यह है कि सिविल डिसोबीडियंस जो था, मूवमेंट था, सॉरी एक मिनट, तो बिहाफ ऑफ द जो कांग्रेस एग्रीड जो उस पर हुई थी, मतलब गांधी जी की जिन बातों पे कांग्रेस जो एग्रीड हुई थी, वो था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एबॉलिश कर दिया जाए। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ बताना चाह रहा था कि भगत सिंह खुद चाहते थे कि उन्हें फांसी मिले। वो खुद नहीं चाहते थे कि सज़ा उनकी माफ़ हो या उन्हें लाइफ सेंटेंस दिया जाए, वो खुद चाहते थे कि फांसी हो, ठीक है। चलिए, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देना था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन करना था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कांग्रेस ने मान लिया था इनके साथ। अब देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज गांधी इरविन पैक्ट अ रिट्रीट। रिट्रीट मतलब कि ये समझिए कि क्या ये चीज़ कुछ फ़ायदा हुआ या ये चीज़ गलत डायरेक्शन में चली गई, मतलब उल्टे डायरेक्शन में चली गई ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, गांधी जी ये समझ गए थे कि मास मूवमेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली, देखिए आज़ादी एक बहुत बड़ी चीज़ थी, है ना। ऐसा नहीं है कि हर दिन आदमी सड़क पर जा करके आंदोलन ही करता रहे। वैसे ही गरीबी चरम सीमा में थी हमारे कंट्री में, तो अब गरीबी चरम सीमा में थी हमारे कंट्री में, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर दिन एक इंसान सड़क पे खड़े होकर के आंदोलन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे अपना पेट भी पालना है, उसे अपना परिवार चलाना है, उसे अपना पेट भी पालना है। और पैसे देगा कौन? हु विल प्रोवाइड द मनी टू दैट पर्सन और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ? तो व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर गांधी जी टू स्टॉप द मूवमेंट फॉर अ वाइल? दैट वाज लाइक रिट्रीट, ट्रूथ, स्ट्रगल, स्ट्रगल, ट्रूथ, स्ट्रगल। अभी चालू किया है मूवमेंट, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग हुआ, फिर लोग अपने काम दाम पे जाए, फिर दोबारा से आए, फिर काम करें, फिर दोबारा आए। तो इस तरीके से क्या है ना, नाक में दम करने वाली बात हो जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ एक तरीका था जो मैंने बताया आपको। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। कंपैरिजन टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और एक तरीके से जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो एक तरफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और दूसरी तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। एक चीज़ तो बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं, याद भी होगा मेरे ख्याल से, खिलाफत मूवमेंट से आपको। इंडियन मुस्लिम्स की जो यूनिटी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वॉज टू गुड रादर दैन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो था वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस था, ठीक है। स्वराज जो एक वर्ड था वो एक वेगली वर्ड रह गया था, लेकिन अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब कि पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। स्वराज का मीनिंग जो है वो कांग्रेस ने बेसिकली चेंज कर दिया था थोड़ा, ठीक है। अब सिविल नॉन कॉपरेशन में मूवमेंट में जो है आपका, है ना, वो तो ये था सिर्फ कि नॉन कॉपरेट कर रहे हैं। सिविल डिसोबीडियंस में आपका वायलेशन भी हो गया था। वायलेशन मतलब कि थोड़ा सा वायलेंट हो गए थे लोग, ठीक है। प्रोटेस्ट में डिक्लाइन हो गया था थोड़ा, ठीक है। लॉयर्स जो थे वो प्रैक्टिस छोड़ रहे थे अपनी, स्टूडेंट्स अपने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ रहे थे। ये कम हो रहा था अब ये कम हो रहा था। जितना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में था, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, ठीक है। ये सब कम होते जा रहा था धीरे धीरे। बताया आपको, मुस्लिम पार्टिसिपेशन वॉज नो वेयर, ठीक है। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में बता चुका हूँ आपको कि अब पूरी आज़ादी चाहिए थी। इट वॉज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। स्वराज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक एक वर्ड था, लेकिन अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस आ चुका था। और ये कैसे आप लोग याद कर सकते हैं कि भाई जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इन्वॉल्व हो चुके थे अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
कोई बड़ा कुछ ऐसा मासिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स एंड बिजनेस ग्रुप्स नहीं देखा गया, है ना। जैसे कि बिजनेस मूवमेंट देखा गया था हमारे स्वराज में, क्यों भाई? बिकॉज दे अर्नड मनी, है ना, फ्रॉम स्वदेशी प्रोडक्ट्स, तो दैट्स वाई देयर वॉज अ पार्टिसिपेशन ऑफ देम एंड सपोर्ट ऑफ देम एज वेल। ठीक है, चलिए अब कराची कांग्रेस सेशन 1931। देखिए ऐसे कांग्रेस सेशंस तो आप लोग देखेंगे, आप लोगों को हर टाइमलाइन याद रखना है, कराची का, लाहौर का, कलकत्ता का, मद्रास का, है ना, बॉम्बे का, ये सब आपको याद रखना है। तो जब आप टाइमलाइन से पढ़ेंगे ना, तब आपको ये सारी चीज़ें भी, उसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी साथ में याद रखने होंगे, और ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है इसमें, कराची टू इंडोर्स द गांधी इरविन पैक्ट 6 days बिफोर द सेशन, ओके, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, मतलब 6 दिन पहले, तो जब होना था ये सेशन, उससे पहले ही फांसी लगा दी गई थी, और मैंने बताया कि 1 दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। तो भाई गांधी जी को लेकर के काफ़ी गलत एक धारणा बनी कि इन्होंने, ये चाहते नहीं थे कि बचें, है ना, भगत सिंह वगैरह बचें। तो चलिए, कांग्रेस रेजोल्यूशन एट कराची। ठीक है, अब कराची सेशन में ही जो हुआ, आपके क्या बेसिकली लिए गए। फर्स्ट, पूर्ण स्वराज वॉज रीइटरेटेड। पहले स्वराज था, नाउ इट्स पूर्ण स्वराज। टू रेजोल्यूशंस वर अडॉप्टेड, फंडामेंटल राइट्स एंड द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आराम से पूछा जा सकता है आप सभी से कि व्हाट वर द टू रेजोल्यूशंस दैट वर अडॉप्टेड एट द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। That was fundamental rights, and the other was national economic program, okay, which made the session particularly memorable. Now the point is, like, you have to remember that what are the points that have been involved in the fundamental rights. So let's go one by one with that also. Basically, it's more about the Article 19. Most of you were much aware of the Article 19, that is freedom of speech and expression, and it has got 6 parts, right? इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोग को पॉलिटी के लिए। एक पॉइंट है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, अगर ये क्वेश्चन आता है आपको, एक पॉइंट में लिखा जाता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ इन्वॉल्व इन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट, तो यस, इट इज़ इन्वॉल्व इन आर्टिकल 19। ओके, चलिए, फ्री स्पीच एंड फ्री प्रेस देख सकते हैं आप, क्योंकि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फ्री जो हमारा मीडिया का जो एक प्रेस फ्रीडम है, वो कहाँ इन्वॉल्व है, वो है कि नहीं है फंडामेंटल राइट। एक्चुअली इट इज इन्वॉल्व इन दी फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19। चलिए, राइट टू असेंबल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बता चुका हूँ मैं आपको ये क्या है। इक्वल लीगल राइट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा तो समझ आ जाएगा आप लोगों को, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इतना छाट के नहीं पूछेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले, जैसे कि एडल्ट फ्रेंचाइज पहले भी बोल चुके हैं। राइट टू असेंबल, आर्टिकल 19 की बेसिकली बात की गई थी, कुछ उसके आर्टिकल्स की बात की गई थी, या उसके कुछ पार्ट्स की बात की गई थी यहाँ पर, ये याद रखिएगा अपने दिमाग में। उसके बाद नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, जो ये पहली बार लिया गया था, ये आपको याद रखना है कि नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज फर्स्ट टाइम टेकन इन दी कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्या इसमें नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम था? देखिए, सीधी सी बात है कि इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री के लिए ही होगा, इंटीग्रेशन के लिए होगा, डेवलपमेंट के लिए होगा। तो एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस होगा, कंट्रोल ऑफ यूजरी होगा, बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क होगा, है ना, लिविंग वेज, वर्कर्स एंड पीजेंट्स के लिए यूनियंस फॉर्म करने के लिए। हमारा ट्रेड यूनियन किसने बनाया था? दैट वाज लाला लाजपत राय, और इंडिया ट्रेड यूनियन, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। चलिए, ये एक बार पॉइंट्स देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, किसके अंडर हुई? रामसे मैकडोनल्ड। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या था कि एक चीज़ याद रखनी है कि दिस वाज द ओनली कॉन्फ्रेंस और द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वेयर इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स वर इक्वल्स, राइट, इक्वली यहाँ पर मेंशंस हुए थे, बुलाया गया था इंडियंस को। वो अलग बात है कि कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल में पार्टिसिपेशन नहीं किया था। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना गांधी जी ने किया था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं किया था, देयर वर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस दैट पार्टिसिपेटेड इन दैट। First one was Indian princely states. You don't have to remember the names of the states that has been written here. Second is the Muslim League, right? मुस्लिम लीग के भी नाम आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को। तीसरा है हिंदू महासभा, बिल्कुल अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि इनके भी नाम याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तीसरा चौथा जो है दोस्तों, वुमेन है। देखिए, वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, नाम याद रखना, क्योंकि 2 से 3 नाम होते हैं, और अगर आप लोग ये भी याद नहीं कर पाएंगे तो शायद आपका क्वेश्चन रह जाएगा एक, तो इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो बेगम जहानार शाहनवाज एंड राधाभाई सुब्रमण्यम, सुब्रायन, या दैट्स इट। तो
दो वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. हु वर देम? दैट वाज बेगम जहानार एंड राधा भाई. तो आप इस हिसाब से रखिए कि एक बेगम थी, एक राधा थी. ठीक है, तो दो वुमेन थी, राधा और बेगम थी, जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया था. चलिए, बाकी ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. वुमेन से पूछा जा सकता है आपसे कि विच अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सॉरी. चलिए, आउटकम नथिंग. इट वाज जस्ट एक फिक्टिशियस सा एक ग्रुप था ये, जहाँ पर आपको कुछ मिलना नहीं था. बट ऐसा बताया गया था, ऐसा दिखाया दर्शाया जा रहा था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कि यस, मे बी समथिंग कैन कम, some outcomes can, some healthy outcomes can be done from this meeting. But nothing happened from the first roundtable conference. Second roundtable conference happened, friends, and this time Indian National Congress actually participated, but it nominated Gandhi ji as its sole representative. So the question won't come that ki who was appointed as the representative of Indian National Congress. No, the question won't be like that. The question will be like, did Congress participated in a second round table conference, or did Mahatma Gandhi participated in second round table conference, or in which among the following Mahatma Gandhi participated as member. ठीक है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप डालेंगे कि गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था. प्रिंसिपली स्टेट्स तो थे ही, तो वैसे भी अपने आप को इंडिया मानते नहीं थे, ना तो इन लोगों को उतना लेना देना था, तो ये लोग तो वैसे भी साइड लाइन में ही थे, और ये लोग हर जगह पहुंच ही जाते थे, पैसा इतना था इन लोगों के पास. महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राणा ऑफ धौलपुर, नवाब ऑफ भोपाल, सोचिए इनके पास इतना पैसा था जितना आप सोच भी नहीं सकते. इन लोगों को अगर पूरा पैसा मिला दिया जाए तो मेरे ख्याल से वो वेल्थ आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम लोग अभी, है ना. चलिए, मुस्लिम लीग वैसे के वैसे, हिंदू ग्रुप्स, लिबरल, जस्टिस पार्टी, डिप्रेस्ड क्लास, सब थे. अब इस टाइम पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन सी इंडियन वुमेन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? देखिए, बेगम तो थी ही, राधा भी थी, ठीक है, लेकिन इस बार एक और ऐड हो गई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, दैट इज़ सरोजनी नायडू. याद रखिएगा. तो सरोजनी नायडू जी ने कब पार्टिसिपेट किया था? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया था. ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके लॉर्ड इरविन जो थे वॉज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड विलिंगटन. तो पहले लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, उसके बाद आपके लॉर्ड विलिंगटन वॉइस रॉय बने इंडिया के. ये याद रखिएगा. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हु वाज अपॉइंटेड एज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? दैट वाज लॉर्ड विलिंगटन, नॉट लॉर्ड इरविन. चलिए, बाकी सब कुछ है, इसमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वही बातें कही गई थी कि भाई अनटचेबल्स हैं, छोड़ दीजिए, माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रिटी चाहिए, हमें राइट्स चाहिए अपने, आप लोगों के साथ नहीं चल सकते, बस यही सब था. और इससे क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे. तो आगे चल, क्योंकि बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं यहाँ पर. दोबारा डेडलॉक हुआ. डेडलॉक मतलब कि दोबारा से कोई बीच की बात निकल नहीं पा रही थी. दोनों पार्टीज़ तैयार नहीं थी, ब्रिटिशर्स भी तैयार नहीं थे और इंडियंस भी तैयार नहीं थे, ठीक है. लेकिन आउटकम क्या हुआ? मैकडोनाल्ड ने अनाउंस कर दिया था, है ना, इसी टाइम पे. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके आउटकम्स क्या थे? कि दो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बना देंगे, दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध. बहुत पहले से मुस्लिम लीग की डिमांड थी, और आप लोग को याद होगा कि कांग्रेस ने भी मान लिया था. लेकिन उन लोगों की ये कंडीशन थी, शर्तें, कि ये तब होगा जब आज़ादी मिल जाएगी, तब हम लोग कर सकते हैं ये. और आज आप देख लीजिए, सिंध तो आपका पाकिस्तान में ही है, ठीक है. इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी, सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी, क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आ सकता है आपका कि व्हेन वाज इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी was like programmed, or like when it was said to form an Indian consultative committee in which among the following options. तो वहाँ पर आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डाल दिया जाएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल डाल दिया जाएगा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डाल दिया जाएगा. तो आपको याद रखना है कि इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वन ऑफ द आउटकम वाज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है. सेटिंग अप ऑफ 3 एक्सपर्ट कमिटीज, दैट इज फाइनेंस, फ्रेंचाइज एंड स्टेट्स, राइट. तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, बाकी कुछ और नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ आपका दोस्तों, और अगेन ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है. थर्ड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वही जो चीज़ें थी जैसे कि बस वैसा ही रहा, है ना, कुछ निकला नहीं ज़्यादा कुछ आउटकम. तो आगे चलते हैं. ड्यूरिंग ट्रूस पीरियड, ट्रूस मतलब ट्रूस स्ट्रगल, ट्रूस मतलब कि अभी रुका हुआ, अभी शांत है थोड़ी चीज़ें, है ना. तो कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी. खिदमतगार से मैं बता चुका हूँ, खुदाई खिदमतगार जो कि अपने आप को गांधी के जो फॉलोअर्स ही थे बेसिकली, और इन्हें रेड कुछ ऐसा भी बोला जाता था, मैं बोल रहा हूँ दिमाग से निकल रहा है मेरे, ठीक है. एंड इससे यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है, पीएससी भी बहुत क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो उस चीज़ को याद रखिएगा जब आप लोग रीडिंग करिएगा, ठीक है.
ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं, बस यही है कि भाई चल रहा था, हर जगह टैक्स नहीं पिए किए जा रहे थे, एक तरीके से चल रहा था पूरे इंडिया में, कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन पे मेथड पे हो रहा था, ऑर्डिनेंसेस पे ऑर्डिनेंसेस आ रहे थे, मास डिटेंशन तो हो ही रहे थे, तो इसमें इतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गवर्नमेंट का जो रवैया जो है वो काफ़ी बदल गया था। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई गांधी जो है वो एक काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, काफ़ी फॉलोअर्स हैं इनके इंडिया में, तो भाई सीधा मेन पार्टी को पकड़ते हैं, लोगों को डरने से क्या फ़ायदा। गांधी को ही बोलते हैं कि भाई आप अलाउड नहीं है अब, ठीक है, टेम्पो मास मूवमेंट का बनाने के लिए आप एसोसिएशंस नहीं कर सकते, आप नेशनल मूवमेंट का पार्ट नहीं बन सकते हैं, किसी भी तरीके का जो मूवमेंट चल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें सीधा बोला था इन लोगों ने, ठीक है। अब देखिए पॉपुलर रिस्पांस जो आया, रिस्पांस क्या था? रिस्पांस यही था भाई, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था या हो रहा था, उनके से केस चल रहा था, तो भाई रिस्पांस इंडिया में तो होना ही था। इलीगल गैदरिंग्स हो रही थी, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स हो रही थी, सेलिंग लिकर एंड फॉरेन क्लॉथ हो रहा था, सिंबॉलिक होस्टिंग्स ऑफ नेशनल फ्लैग जो मैं बता चुका हूँ 31 है ना, 1939 में हुआ था जो आपका है ना फर्स्ट टाइम, जवाहरलाल नेहरू ने ट्राई कलर बताया था, मैं बता चुका हूँ, याद रखिएगा वो चीज़ें। नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारा टैक्स, ये सब होने लग गया था, फॉरेस्ट लॉ वायलेशन होने लग गए थे, ये सब होने लग गया था, ठीक है। चलिए अब रामसे मैकडॉल, हाँ रामसे मैकडोनल्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, इन्होंने एक कॉम्युनल अवार्ड निकाल दिया इंडिया के लिए। कॉम्युनल अवार्ड मतलब क्या होता है कि डिवाइड कर दिया, इन मुस्लिम सिख्स है ना, इन सबको अलग अलग वोट्स हो और सीट्स जो हैं इन लोगों की अलग अलग होंगी, तो ये अलग से डिवाइड एंड रूल वाली बात ही थी, पता ही है आपको। और यहाँ पर पूना पैक्ट लिखा गया, देखिए दोस्तों पूना पैक्ट से याद रखिएगा, ये पूना पैक्ट जो हुआ था बेसिकली दो लोगों के बीच में हुआ था, इट वॉज गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किस चीज़ के लिए हुआ था? देखिए बी आर अम्बेडकर ने हमेशा एक चीज़ के लिए फ़ाइट की है, फॉर द डिप्रेस क्लासेस, है ना, वो खुद ही डिप्रेस क्लास से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने देखा हुआ है कि किस तरीके से क्या समस्या चल रही थी, तो उनका हमेशा यही कहना था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने काफ़ी जोर डाला था कि भाई डिप्रेस क्लास को आप एक माइनॉरिटी बोल दो, स्पेशल माइनॉरिटी बोल दो, उनकी स्थिति बहुत, उनकी सिचुएशन जो है इट्स रियली पैथेटिक, है ना, सो वी नीड टू क्रिएट अ पर्टिकुलर स्पेस एंड रिजर्वेशन फॉर देम फॉर द टाइम बिंग until unless they get शोल्डर टू शोल्डर विद अस, ओके। तो मैकडोनल्ड साहब ने ये डाला था और इन्होंने किस कमेटी की फाइंडिंग्स पे डाला था? दैट इज़ इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी। तीन कमेटी बनी थी ना आपकी, बता चुका हूँ मैं आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें से एक कमेटी थी फ्रेंचाइज कमेटी। फ्रेंचाइज कमेटी को क्या बोला जाता था? लोथियान कमेटी भी बोला जाता था, ठीक है। अब यहाँ से इसके आगे क्या है दोस्तों कि डिवाइड एंड रूल तो ये हो ही गया आपका, है ना। मेन प्रोविजन ऑफ द कॉम्युनल अवार्ड ये था कि मुस्लिम, यूरोपियन, सिक्स, इंडियन, इन सबको अलग अलग सीट्स दे दिए थे, वुमेन को भी अलग दे दिया, डिप्रेस क्लासेस को भी अलग दे दिया था। तो आप ये देखिए कितना अलग कर दी थी चीज़ों को। और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपका कि डिप्रेस क्लासेस वर टू गेट डबल वोट, वन टू बी यूज थ्रू सेपरेट इलेक्ट्रोड्स एंड द अदर टू बी यूज इन द जनरल इलेक्ट्रोड्स। अब डेमोक्रेसी के नाम पर तो ये बेवकूफ़ी और हंसी आएगी आपको, डबल वोट क्या होता है भाई। अब जैसे कि कहना का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं या जो भी पार्टी आ रही है, तो एक जगह जो है उनकी कास्ट पर उन्हें वोट किया जा रहा है और दूसरा एज जनरल वोट किया जा रहा है उन्हें, तो एक तरफ उन्हें कास्ट बता के भी वोट किया जा रहा है, एक तरफ जनरली वोट किया जा रहा है, तो ये सेंस क्या बनता है? इट्स अ कंप्लीट इलॉजिकल थिंग, राइट। चलिए अब कांग्रेस स्टैंड था, देखिए कांग्रेस ने कहा भाई या तो मानेंगे भी नहीं, नहीं भी मान रहे हैं, मान भी रहे हैं हम ये चीज़, तो कांग्रेस खुद कन्फ्यूजन में आ चुका था, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, कंप्लीट हो जाएगा आपका जल्दी, परेशान ना होइए, धीरे धीरे चलिए, सब्र रखिए, हर चीज़ सब्र से पूरी हो जाएगी। तब तक के लिए शुक्रिया, शबा खैर।